हस्तरेखा को देखने से पहले हमने इन लोगों को पहले ही कहा, जो जातक के आने का क्या प्रयोजन है उसके चलने से पता चलता है। ये आज आप समझ जाइए, जातक के आने के प्रयोजन से उसके चलने की क्या क्वालिटी है, किस दिशा को और ज़्यादा देख रहा है, चलते समय उसके पैर की आकृति कैसी है, उन सभी लोगों को ध्यान देखने के बाद ही जातक के बैठने के बाद उनके नेत्र पर विचार करते हैं। जो वह जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान पर बैठने के बाद उसका दिशा क्या है, दिशा के देखने के बाद उसकी व्याकुलता कैसी होती है, वह स्थिर स्वभाव में है, चंचल स्वभाव में है, प्रसन्न मुद्रा में है, या अंदर से कोई गंभीर बात को छुपाना चाहता है। कभी कभी जातक आपकी परीक्षा लेने के लिए भी आएगा, तो जब वो जातक आपके सामने आएगा तो अपने गुरुजनों या ज्योतिषी के सामने बैठ करके वह मंद मंद मुस्कुरान करता है। वो इसलिए सोचता है जो कि मैं आज इनकी परीक्षा लेता हूँ, जो मैं क्रिया करने के लिए आया हूँ वह क्रिया इनको आता है कि नहीं। इसलिए ऐसे जातक आपके सम्मुख न बैठ करके इधर उधर वो प्रक्रियात्मक विचार करके और आपकी परीक्षा लेता है। ऐसे लोगों को सस्पेंस कारक कहा गया, शनि कारक। शनि सस्पेंस को पैदा करता है। शनि और गुरु जब एक साथ होता है तो व्यक्ति महान विचारक भी होता है और विचार में सस्पेंस भी होता है। इसलिए पहले हम लोग विचार जातक के आगमन का करते हैं। जब भी किसी नर या नारी का आप हाथ देखते हैं तो उसके आने से पहले जिस स्थान से वह चल के आ रहे हैं उनके पैरों की आकृति को आप देखिए, किस प्रकार से चलता है। चलने के प्रयोजन से भी फलादेश होता है। उसके बाद वह आकर के किस दिशा की ओर बैठता है। पश्चिम दिशा का स्वामी और है, दक्षिण दिशा का स्वामी अलग है, पूर्व दिशा का स्वामी अलग है, पश्चिम या उत्तर की दिशा का स्वामी अलग है। उन सभी विचार करने के बाद आपको देखना होगा, मैं आज अच्छी तरह से आप लोगों को बतला रहा हूँ। सबसे पहले जातक की आयु रेखा देखिए आपने, ये आयु रेखा है जातक की। लेकिन ये आयु रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है? इच्छा शक्ति तर्क शक्ति के ठीक नीचे मध्य मंगल, ये देखिए मध्य मंगल है ही। मध्य मंगल को ही हम पितृकारक स्थान भी मानते हैं। पंडित जी तुम लोग से बार बार कह रहे हैं, मध्य मंगल के ठीक नीचे गुरु पर्व के ऊपर यहाँ से आयु रेखा चलती है। सर्वप्रथम आपको आयु का विचार करना होगा। यहाँ से भी आयु रेखा का हम विचार करते हैं, और इससे पूर्व आपको बोलते बहुत सारे हमारे विद्वान लोग इस हृदय रेखा को भी आयु से संबंधित विचार करते हैं। अब आयु रेखा का विचार आप किस प्रकार करेंगे? चंद्र बुध पर्व के मध्य में 25 साल, सूर्य मंगल शुक्र के पर्व को 50 साल, शनि गुरु के मध्य मंगल देख करके हम लोग 75 साल, गुरु पर पूर्ण आयु 80, 85, 90 जो कुछ ले जाना आप ले जाइए। 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल। अब उसमें किस अंश में कौन सा भाग कमज़ोर है, उस भाग का आपको या तो इधर से आप क्रमांक कर लीजिए। लेकिन प्रायः विद्वानों का मत है जो आयु रेखा जो है इसी को हम लोग मानते हैं, और इसी को हम पितृ रेखा भी मानते हैं। इस स्थान में यदि यहाँ से यहाँ लेंगे तो 25 साल, 50 साल, 75 साल। लेकिन मणिबंध के धर्म भाव में यदि स्पर्श करे पूर्ण आयु का योग आता है। तो जातक के सबसे पहले आपको आयु का विचार करना चाहिए। जब आयु का विचार हो जाता है तब हम उसके मस्तिष्क पर विचार करते हैं, बुद्धि इसकी कैसी है। बुद्धि रेखा जिसको हम मस्तिष्क मातृ रेखा भी कहते हैं। जब मातृ रेखा बुद्धि रेखा का हम विचार कर लेते हैं उसके बाद आपको हृदय रेखा पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे विद्वान कहते हैं आयु रेखा, तो आयु रेखा को हृदय रेखा कैसे मानेंगे? इसलिए ये असली आयु रेखा यही है। इसको बहुत सारे लोग आयु रेखा तो मानते हैं, तो हृदय रेखा कहाँ गया? नहीं, हृदय रेखा यही है। हृदय रेखा के ऊपर चंद्र बुध, सूर्य बुध शुक्र, शनि और गुरु का पर्व होता है। यहीं से आत्मकारक भाव का निर्णय हम लेते हैं। आत्मकारक भाव, बुद्धि रेखा और आयु रेखा, ये 3 रेखा है। उसके बाद आपको विचार करना चाहिए
मणिबंध से भाग्य रेखा कहाँ तक गई। जातक जितना भाग्यशाली बाल्यकाल से रहेगा, जन्म काल से, उतना ही उसके भाग्य भाव माने धन भाव आगे बढ़ता चला जाता है। आपको रखना है नहीं इसमें सर। जैसे मणिबंध से भाग्य स्थान की रेखा, भाग्य भाव रेखा यदि बुद्धि रेखा तक, मस्तिष्क रेखा तक हो, उसकी गणना हम अलग करते हैं। यदि यहाँ से हृदय रेखा से पूर्व राहु स्थान तक हो, उसका फलादेश एक अलग होगा। लेकिन यदि यहाँ से धन रेखा निकलते हुए सीधे शनि पर्व तक चला जाए, ऐसे व्यक्ति संपूर्ण भाग्य भाव के धनी माने गए। वह विद्या का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, परिवार के सुख संपदा का क्षेत्र है, व्यवसाय से संबंधित हो, ऐसे लोगों को किसी के अधीन जीवन नहीं रहता है। यदि इतनी लंबी भाग्य रेखा होने के बाद भी जातक भाग्यशाली नहीं है, तो कर्म जनित दोष के बारे में विचार करता हूँ। वह कौन सा कर्म जनित है? तो मणिबंध का प्रथम धर्म भाव, मणिबंध का प्रथम भाव धर्म भाव, माता पिता से जनित या तो दुर्भाग्य होगा, या उनके पूर्वजों ने किसी गरीब, अनाथ इत्यादि कुछ ऐसे धन संपदा को उन्होंने अपने अधीन किया हो, जो आने वाली पीढ़ी में संतान को वह दंड का भुगतान हो रहा है। क्यों? शनि राहु और केतु से गुजरते हुए भाग्य भाव शनि पर पड़ जाता है। यह है शनि, यह है राहु और यही है केतु। ये समझ जाइए। यदि इस स्थान की रेखा डायरेक्ट जा रही है तो केतु, राहु और शनि को भी तो स्पर्श किया उसने, फिर शनि को स्पर्श किया तो ये देखिए पितृ रेखा को छोड़ दिया है, लेकिन बुद्धि रेखा को भी स्पर्श किया, हृदय रेखा को भी स्पर्श किया है। या तो हृदय रेखा को हम आत्मकारक भाव मानते हैं, आपने किसी जातक के साथ ऐसा व्यवहार किया हो जो उसकी आत्मा पर बहुत चोट लगी हो, या राहु छाया कारक ग्रह है, किसी के साथ ऐसे कृतज्ञता पूर्वक आपने जीवन में संयोग वियोग किया है जिसका प्रादुर्भाव हो गया। या केतु, ठीक मध्य मंगल के सामने राहु होता है और मध्य मंगल के ठीक ऊपर केतु का निवास माना गया है, संतान कारक भाव के ठीक शुक्र के सामने। या तो राहु मध्य मंगल के साथ मिलकर के भूमि भवन कारक, किसी पारिवारिक सदस्य के साथ अत्याचार, किसी अपने सगे संबंधियों के साथ विश्वासघात, अन्य प्रकार का जो कुछ भी है मंगल और राहु मिलकर के। या कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि मंगल राहु जिनके अच्छे न हों, उनके घर में कोई न कोई आकस्मिक दुर्घटना का योग होता है। जल में डूब जाना, अग्नि से भय होना, पंखे से भय हो जाना, इशारा आप समझ जाइए। उसके बाद किसी विषैले पदार्थ के द्वारा उसको नुकसान होना, अकस्मात किसी घातक हथियार से दुर्भाग्य होना, ये पितृकारक दोष है। शनि राहु केतु जब यहाँ आता था, राहु मध्य मंगल को स्पर्श करता है, शनि राहु मध्य मंगल की रेखा जब यहाँ आती है तो मध्य मंगल की रेखा जब ऐसे जाएगी आपको तो राहु को स्पर्श करता है। राहु और मंगल अंग कारक योग भी बनाता है, अग्नि कारक। यह आपके मंगल तो स्वयं एक क्षत्रिय कारक है जिसको हम वीरता पूर्वक कहते हैं। उसमें राहु उन्माद पैदा करके आपके अंदर जोश बढ़ता है। वह जोश में आप सगुन काम करते हैं कि अवगुण काम करते हैं, ये तो आपके ऊपर जातक पर निर्भर करता है। लेकिन यदि इतना सुंदर भाग्य रेखा होने के बाद भी, आयु रेखा ठीक होने के बाद, मस्तिष्क रेखा ठीक होने के बाद, हृदय रेखा ठीक होने के बाद भी जातक बुद्धिमान न हो, विद्वान न हो, धनवान न हो, सामाजिक कार्यकर्ता न हो, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करने वाला न हो, यदि उनकी संगति गलत है, कहीं न कहीं से पितृदोष, पितृकारक या उनके धर्म कारक भाव कहीं न कहीं से व्यवधान या श्रापित स्थान है। श्रापित स्थान होने के कारण संपूर्ण योग सुंदर होने के बाद भी यह क्रियात्मक विचार उनके अनुकूल नहीं है।
ऐसा हम लोग श्रापित मानते हैं। श्रापित में सर्वप्रथम धर्म हम मानते हैं। क्रिया का जनक जो उत्पन्न करता है वह माता पिता का धर्म है। किस धर्म या किस श्राप से या किस क्रिया के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई, ये प्रथम धर्म। फिर उसके बाद इच्छा शक्ति। आपको मैं उस दिन बहुत दिन हमने कहा, जो संतान का जन्म जब होता है तो उसमें हम इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति को लेते हैं। माता पिता के संजोग विजोग के समय इच्छा जिस प्रकार की होती उसी प्रकार का गर्भाधान में बच्चा संस्कार से उत्पन्न होता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हे भगवान, अगर हमसे कोई कार्य अच्छा नहीं हुआ तो हमारा संतान आके करे। हम भली गरीब हो गए, हमारे पास धन संपदा नहीं है, भूमि भवन नहीं है, मकान नहीं है, हम विद्वान नहीं हुए, बाल्यकाल में मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन हमारा आने वाली पीढ़ी में कोई ऐसा जरूर विश्वनाथ जी कुछ कृपा करिएगा, तो वो संतान तार्किक होकर के और तब ये सुंदर संतान प्राप्त करके, ये देखिए 2 भाग में यहाँ भी है संतान और 2 भाग में यहाँ भी है। यदि अर्थ से संबंधित आप संधान किए हैं तो अर्थवान पुत्र आपका मिलेगा, तो इधर चला जाएगा, खूब धनवान होगा, धन पैसा कमाएगा, मर्यादित नहीं रह सकता होगा। मर्यादित अगर बच्चा होगा तो विलंब से भी कभी कभी बच्चे धर्मादि कार्य के लिए इधर होते हैं। देखिए, तो धर्म का प्रथम भाव ये आपको शुक्र को अटैच किया है। ऐसे जातक अपने माता पिता के अवशेष कार्य को शेष करते हैं। कहीं भी आप देखिएगा, जो भी धर्मात्मा संतान होगा वो अपने माता पिता के जो न हुए कार्य हैं उनको वह अपने विद्या के द्वारा, धन के द्वारा, यश के द्वारा या अन्य कोई भी कार्य के द्वारा जो उपार्जन करता है, उस उपार्जन से उसकी प्रोन्नति होती है। तो इस प्रकार यदि अभाग्य स्थान की रेखा इतना उन्नत होने के बाद भी वैभवशाली संतान न हो, विद्वान न हो, गुणवान न हो, रूपवान न हो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद्वान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, दानवीर होना चाहिए। यदि इतनी विशाल रेखा के बाद भी जातक ऐसा नहीं है, इसका मतलब धर्म भाव से श्रापित जातक है। तो इसका हम लोग विचार करते हैं जो ऐसा हुआ। अब देखिए, अब अगर मणिबंध के बाद मणिबंध पर यदि मत्स्य की रेखा हो, जिस जातक के इतने सुंदर भाग्य रेखा न भी हो और धर्म भाव, भाग्य भाव के प्रथम पर्व पर ही मत्स्य के समान रेखा हो, जातक कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जातक 2 आदमी को रोटी खिला के रोटी खाएगा। परम भाग्यशाली, चंचल स्वभाव, गौण वर्ण, वाणी का वक्ता, किसी को भी अपने विचार से अधीन करना, बड़े बड़े लोगों से संगति करना, लेकिन शत्रुओं का एहसास होने पर धीरे से निकल भी जाना। जैसे जल में मछली को देखिएगा सट से निकलती है, उसी प्रकार का जिस जातक के भाग्य रेखा, धर्म रेखा या आयु रेखा के आसपास मत्स्य की रेखा हो, ऐसे जातक बुद्धिमान, चतुर, धनवान, अपने परिश्रम से उपार्जित धन को प्राप्त करने वाले होते हैं। आज इतना ही पंडित जी। जय विश्व।